हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी काऊ। डेयरी काऊ में एनर्जी की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, टीडीएन बेस्ड सिस्टम क्या है, और मेटाबोलाइजेबल एनर्जी और नेट एनर्जी का क्या एक्सप्लेनेशन है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। क्या 25 लीटर दूध देने वाली गाय 40 लीटर दूध दे सकती है? गाय का दूध उत्पादन किन बातों पर निर्भर करता है? दूध उत्पादन के लिए कितनी ऊर्जा लगती है और कितना चारा चाहिए? कंसंट्रेट का क्या फार्मूला होता है? और भी बहुत सी बातें जो गाय के न्यूट्रिशन से रिलेटेड है वो हम इसमें जानेंगे। पिछली वीडियो जो गोट फार्मिंग फेलियर के ऊपर बनाई गई थी उसमें आप लोगों का बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। मैं इतनी जल्दी इतने सारे व्यूज़ नहीं आते हैं मेरी वीडियोस पर, लेकिन लगभग 2-3 दिन के अंदर 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ उसमें हो गए। तो मैं उससे भी कंटिन्यू करूँगा आगे कि क्या क्या उसमें मतलब और प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए अब ये वाली वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपने माइंड में एक फार्मर को रखनी चाहिए वो ये है कि गाय का जो प्रोडक्शन पोटेंशियल होता है वो कितना दूध दे सकती है, वो 3 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली चीज़ होती है उसकी जेनेटिक कैपेसिटी। दूसरा होता है कि आप उसे दाना चारा कैसा दे रहे हैं, उसका न्यूट्रिशन कैसा कर रहे हैं, उसका पोषण कैसा हो रहा है। तीसरा होता है ड्राई मैटर इनटेक, वो कितना चारा खा रही है। तो जेनेटिक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जेनेटिक्स, क्योंकि ये एक्चुअल प्रोडक्शन को डिटरमाइन करती है। ये बताती है कि एनिमल की कैपेसिटी कितनी है। अगर एनिमल 40 लीटर दूध देने वाला है, उसकी जेनेटिक कैपेसिटी 40 लीटर दूध की है और उसे पुअर न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, उसका न्यूट्रिशन ख़राब है, इम्बैलेंस है, कम है, तो उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है अगर उसके न्यूट्रिशन को ठीक कर दिया जाए तो, लेकिन विद इन दी जेनेटिक कैपेसिटी। तो ये एक लिमिटेड चीज़ होती है। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि अगर उससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं, चाहे आप कितना भी न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करा दें। तो इस बेसिस पे हम इन तीनों चीज़ों को, जो ये 3 मेजर पार्ट्स हैं, उन्हें देखते हैं। तो ये क्या है, जो ये तीनों फैक्टर मिल्क प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है जेनेटिक्स, फिर न्यूट्रिशन, फिर ड्राई मैटर इनटेक। अब ये फैक्टर ऐसा है कि अगर ये पुअर है जेनेटिक फैक्टर, एनिमल की आपकी कैपेसिटी नहीं है इतना दूध देने की, तो कुछ भी आप कर लें, कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन कर लें, कितना भी ज़्यादा उसे दाना चारा खिला दें, ड्राई मैटर इनटेक बढ़ा दें उसका, उसे बहुत अच्छी जगहों में रखें, फॉगर, फैंस वगैरह सब कुछ लगाएं, लेकिन अगर जेनेटिक्स पुअर है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो दूध देगा ही नहीं। आप इसे ऐसे समझिए कि कोई आदमी है, उसकी वेट उठाने की कैपेसिटी 20 किलो है। तो अगर 20 किलो की कैपेसिटी है तो वो 18 किलो भी उठा पाएगा, 19 किलो भी उठा पाएगा, 15 किलो भी उठा पाएगा। लेकिन अगर आप उसे 21 या 22 किलो वेट उठाने को देंगे तो शायद वो ना उठा पाए। 21-22 किलो अगर वो उठा भी लेगा तो 23-24 में तो उसे प्रॉब्लम हो जाएगी, हो सकता है कमर में झटका आ जाए, हाथ में दर्द होने लगे। तो यही है एनिमल्स का कि अगर उसकी कैपेसिटी 40 लीटर दूध की है तो वो 40 देगी, लेकिन उससे आगे वो नहीं बढ़ेगी। लेकिन वो 40 लीटर कैसे लेना है, उसके लिए फिर न्यूट्रिशन का रोल आता है। तो इसी वजह से जो ब्रीडिंग होती है, कभी भी ये पता नहीं चलता है बाहर से एनिमल का कि ये कितना लीटर दूध दे सकता है या कितना प्रोडक्शन कर सकता है। सिर्फ ये ऑथेंटिक जो ब्रीडिंग होती है, सर्टिफाइड बुल्स होते हैं, उनके सीमेन होते हैं, प्रोजेनी टेस्टेड बुल्स होते हैं, उससे पता चलता है कि इसका जो डॉटर होगी, इस बुल के सीमेन से जो डॉटर प्रोड्यूस होगी, उसका कैपेसिटी मिल्क का कितना होगा। कभी भी कोई भी अपने अच्छे एनिमल अपने फार्म में से नहीं बेचता, बशर्ते उसका फार्म बिल्कुल सिरे से ही बंद हो रहा हो किसी वजह से, तो बात अलग है। लेकिन कोई भी ये नहीं करता है कि अपने फार्म के एनिमल्स को, अच्छे एनिमल्स को कोई बेचे, तो हमेशा से ख़राब एनिमल ही निकाले जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अच्छे एनिमल अगर आपको फार्म में बनाने हैं तो आपको खुद ही उन्हें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, खुद ही उन्हें डेवलप करना पड़ेगा, तभी एक सक्सेसफुल डेयरी आप बना पाएंगे। तो लोग जो ये कहते हैं कि उन्होंने
प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर दिया, 25 लीटर से 40 लीटर की गाय बना दी, तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं और वो पूरी बात आपको नहीं बता रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी जेनेटिक कैपेसिटी इतनी होगी कि वो इतना दूध दे सके। वो 25 से 40 वो 40 किलो की कैपेसिटी होगी। उसे न्यूट्रिशन अच्छा नहीं दिया जा रहा होगा, जैसे जैसे न्यूट्रिशन बढ़ाएंगे वो 40 किलो पे पहुंच जाएगी। तो दूसरी चीज़ आती है कि अगर जेनेटिक्स ठीक है आपकी, तब इम्पोर्टेंस दी जाती है न्यूट्रिशन को। इसमें बैलेंस न्यूट्रिशन के साथ साथ ज़रूरी होता है कि वो विद इन दी DMI हो, ड्राई मैटर इनटेक हो। एक गाय की मैंने आपको बताया है काउ फीडिंग वाले वीडियोस में कि उसकी अपनी कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के हिसाब से वो न्यूट्रिशन को मतलब लेती है। ऐसा नहीं है कि अगर 400 किलो की गाय है तो आप उसे 15 किलो ड्राई मैटर खिला देंगे, उसके पेट में ही नहीं आएगा उतना। तो ये ज़रूरी होता है कि ड्राई मैटर इनटेक के अंदर वो बैलेंस न्यूट्रिशन दिया जाए। इसमें तीसरा पॉइंट ये होता है कि हर एक फ़ेज़ की प्रोडक्शन के डिफरेंट फेजेस होते हैं। अर्ली लैक्टेशन होता है, मिड लैक्टेशन होता है, लेट लैक्टेशन होता है। उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती जाती हैं। कभी प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, कभी एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो रिक्वायरमेंट जो उसकी होती है एनिमल की, इस वीडियो का टॉपिक वही है कि उसकी रिक्वायरमेंट कैसे पता लगाएं कि क्या है, तभी तो हम उसे दाना या चारा बैलेंस दे पाएंगे। तीसरी चीज़ आती है ड्राई मैटर इनटेक। ड्राई मैटर इनटेक कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे एनिमल का वेट कितना है, फीड का टेस्ट कैसा है, जो फीड उसे दिया जा रहा है वो उसमें कोई ऐसी तो चीज़ नहीं है, स्मेल तो नहीं आ रही है। वो अगर जैसे एनिमल का फीड बदल दें, आज कुछ दे रहे हैं कल को कुछ देने लगें, तो एनिमल उसे रिसीव नहीं करेगा क्योंकि उसका टेस्ट बदल जाएगा, स्मेल बदल जाएगी। तो उससे भी डिपेंड करता है कि वो ड्राई मैटर इनटेक कितना कर रहा है। आपने तो प्रॉपरली, उसकी जेनेटिक कैपेसिटी भी ठीक है, न्यूट्रिशन भी आपने प्रॉपर बैलेंस करके दिया है, लेकिन वो खाएगा ही नहीं, अगर कैसे वो दूध देगा। तो उस पर भी डिपेंड करता है एनवायरमेंटल फैक्टर की, कहीं गर्मी तो ज़्यादा नहीं है कि एनिमल को गर्मी लग रही है तो वो कम खाने लगता है उसमें, या और कोई हेल्थ का इशू तो नहीं है, ब्लड प्रोटोजोन्स हैं या इंटरनल पैरासाइट्स हैं, तो उनसे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कई सारे फार्मर इससे कंप्लेंट करने लगते हैं कि जब उनके यहाँ काविंग होने वाली होती है तो उससे पहले और बाद में ड्राई मैटर इनटेक कम हो जाता है एनिमल का। तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन डिटरमाइन होता है। तो अब मिल्क प्रोडक्शन कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है और न्यूट्रिशन उनमें से एक है। ये बात हमें अब तक पता चल चुकी है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं एनिमल को, मैंने बताया था आपको कितने तरीके के न्यूट्रिएंट होते हैं काउ न्यूट्रिशन वाले वीडियो में। एनर्जी उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और एनर्जी बेसिकली क्या है, ये डिनोट करता है एबिलिटी ऑफ फीड टू कीप एनिमल अलाइव एंड प्रोड्यूस मिल्क, कि वो उसे ज़िंदा रखे एनर्जी और दूध का उत्पादन कराए। तो गाय को कई चीज़ों के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो उसकी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, एक्टिविटी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए और ग्रोथ के लिए। तो एनर्जी गाय जो यूज़ करती है वो बेसिकली नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ करती है। इसमें सांस लेना, चलना, खाना, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, सब कुछ आ जाता है। इसे मेंटेनेंस कहते हैं। अब आपको मैंने ये बताया था पिछली वाली वीडियो में, दोबारा देखिएगा आप इस डायग्राम को समझने के लिए। फीड के अंदर ग्रॉस एनर्जी रहती है हमारी। इसके अंदर से जब गोबर निकल जाता है, जब हम फीड खिलाते हैं तो कुछ उसके अंदर से गोबर में निकल जाता है फीड, तो उसे क्या कहते हैं, फीकल एनर्जी लॉस। इसके बाद जो एनर्जी बचती है उसे हम डाइजेस्टिबल एनर्जी कहते हैं। डाइजेस्टिबल एनर्जी में से फिर गैस निकलती है और यूरिन का डिस्चार्ज होता है। उसके बाद जो मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी बचती है उसे क्या कहते हैं, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी। सारी एनर्जी बॉडी यूज़ नहीं कर पाती है मेटाबोलाइजेबल एनर्जी, उसमें से कुछ हीट के तौर पे बाहर निकल जाती है। जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो हीट निकलती है, तो वो जो हीट निकलती है उसे हीट इंक्रीमेंट कहते हैं। और जो बचती है मेटाबोलाइजेबल एनर्जी के बाद उसे नेट एनर्जी कहा जाता है। ये नेट एनर्जी का कंसेप्ट डेयरी फार्मिंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब तो मेंटेनेंस के लिए जो नेट एनर्जी यूज़ की जाती है उसे NEM कहते हैं। ऐसे ही प्रोडक्शन के लिए जो यूज़ की जाती है उसे NEP, जैसे नेट एनर्जी लैक्टेशन, नेट एनर्जी ग्रोथ। तो ये इसका चार्ट है बेसिकली। अब
अगर एग्ज़ाम्पल ये जो फ्लो चार्ट मैंने दिखाया है इसका एग्ज़ाम्पल अगर आप देखेंगे और इसके डिटेल चार्ट के काउ न्यूट्रिशन वाली वीडियो में है, तो इसी के हिसाब से एनिमल को मिल्क के लिए फीड किया जाता है। जैसे ग्रॉस एनर्जी मैंने बताया आपको कि फीड के अंदर वो एनर्जी होती है, उसके हम अगर 100 किलो कैलोरी मान लें, 10 किलो कैलोरी उसके गोबर में निकल गई, 10 किलो कैलोरी जो है यूरिन और गैस में पास हो गई, तो कितना बचा? 80 किलो कैलोरी एनर्जी बची बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए। तो ये जो 80 किलो कैलोरी है इसे हम एमई या मेटाबोलाइजेबल एनर्जी कहते हैं। तो इसके बाद क्या करती है बॉडी? हीट को प्रोड्यूस करती है, बॉडी के अंदर हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो हीट ऑफ फर्मेंटेशन कहा जाता है र्यूमन के अंदर। जब माइक्रोब्स उस दाने चारे को पचाते हैं ना, तो र्यूमन के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे हीट ऑफ फर्मेंटेशन कहा जाता है। और इसी तरीके से जो मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर होता है उसके अंदर भी हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये दोनों मिलके हीट इंक्रीमेंट कहलाते हैं। तो मेटाबोलाइजेबल एनर्जी में से इस हीट इंक्रीमेंट को भी माइनस करना पड़ता है। सपोज़ हमने यहाँ पे 10 किलो कैलोरी ले लिया इसे, तो इसके बाद जो बचता है ना 70 किलो कैलोरी जो बची वो नेट एनर्जी बची। अब इसे एनिमल यूटिलाइज करेगा नेट एनर्जी को। तो नेट एनर्जी का कंसेप्ट यही होता है कि अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे मेंटेनेंस के लिए NEM यूज़ करते हैं, मतलब नेट एनर्जी मेंटेनेंस। इसी तरीके से नेट एनर्जी फॉर लैक्टेशन यूज़ की जाती है, नेट एनर्जी फॉर ग्रोथ यूज़ किया जाता है। तो ये नेट एनर्जी का कंसेप्ट है। अब हीट इंक्रीमेंट जो है, क्योंकि बॉडी में से गर्मी निकल रही है वो, तो फीड के डाइजेस्ट होने में थोड़ी एनर्जी निकलती है इन दी फॉर्म ऑफ हीट, उसे हीट इंक्रीमेंट कहा जाता है। तो ये एक वेस्टफुल थिंग है, मतलब उसका कोई प्रोडक्शन में तो यूज़ हो नहीं रहा है। तो फीड हैविंग लेसर HI, तो जिन फीड्स में की हीट इंक्रीमेंट कम होगी वो अच्छा काम करेंगे भाई, उनकी अंदर से एनर्जी कम वेस्ट हो रही है, तो जितनी एनर्जी बचेगी वो प्रोडक्शन में जाएगी, एनिमल उसे इस्तेमाल करेगा। तो जितना कम HI होता है उतना अच्छा फीड माना जाता है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे देखें तो स्ट्रॉ के अंदर सबसे ज़्यादा HI होती है, फिर ड्राई फॉडर के अंदर जैसे हे वगैरह हम बनाते हैं, फिर ग्रीन के अंदर, और फिर कंसनट्रेट के अंदर। तो कंसनट्रेट के अंदर सबसे कम HI होती है, हीट इंक्रीमेंट कंसनट्रेट का सबसे कम होता है। तो इस वजह से कंसनट्रेट सबसे अच्छे फीड माने जाते हैं। जिसके अंदर हीट इंक्रीमेंट सबसे कम होगा वो सबसे महंगा होगा ऑन ड्राई मैटर बेसिस अगर देखा जाए तो हीट इंक्रीमेंट कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एनिमल यूटिलाइज़ करेगा अपने प्रोडक्शन के लिए। अब रफेजेस में क्या होता है कि जो ग्रॉस एनर्जी का लगभग 40% एज एन फीकल एनर्जी और हीट इंक्रीमेंट निकल जाता है, वेस्ट हो जाता है मतलब एक तरीके से। लेकिन कंसनट्रेट में ये कितना रहता है? 6% से 25% तक, डिपेंडिंग अपॉन दी फाइबर कंटेंट ऑफ दी कंसनट्रेट। तो इस वजह से हीट इंक्रीमेंट क्योंकि कंसनट्रेट में कम है तो कंसनट्रेट बेटर फीड काउंट होता है। अगर किसी फीड को हम यूज़ करते हैं ग्रोथ के लिए और उसका HI जो है वो हायर है, तो इसका मतलब जो उसके अंदर नेट एनर्जी अवेलेबल होगी ना ग्रोथ के लिए तो वो कम होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो हीट होगी वो हीट इंक्रीमेंट में वेस्ट हो जाएगी बाहर निकल के। तो ग्रोथ के लिए जो इस्तेमाल होती है जब ग्रो कर रहा होता है एनिमल, तो हीट इंक्रीमेंट उसकी बॉडी में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेंटेनेंस या एज़ कम्पेयर टू लैक्टेशन ऑफ दी सेम फीड यूज़। मतलब एक फीड जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो अगर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होगा तो उसमें मतलब जिस टाइम बॉडी का वेट गेन हो रहा होता है, बॉडी वेट गेन कर रही होती है, तो उस वक्त HI ज़्यादा होती है क्योंकि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो रहे होते हैं। तो अगर सिंपल टर्म्स में हम इसे समझें तो ये कह सकते हैं कि एक ही फीड अलग अलग तरीके से वर्क करता है अलग अलग पर्पस के लिए, कि वो ग्रोथ के लिए यूज़ हो रहा है, मेंटेनेंस के लिए यूज़ हो रहा है या लैक्टेशन के लिए यूज़ हो रहा है। जो ग्रोइंग हीफर्स होती हैं उन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जब वो लैक्टेशन में होती हैं। तो हीट इंक्रीमेंट कम है मतलब एनर्जी एनिमल के प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा अवेलेबल है। तो अब दो सिस्टम यहाँ पर हमने देखे। पहला एक TDN सिस्टम होता है, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट का सिस्टम या मेटाबोलाइजेबल एनर्जी का सिस्टम। इसे हम काउ न्यूट्रिशन वाले वीडियो में देख चुके हैं कि TDN क्या होता है, एक नेट एनर्जी वाला सिस्टम।
TDN सिस्टम जो है वो काफ़ी आसान है और बहुत रिलायबल है। NDDB भी अपने RBP में जो राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम है उसमें TDN सिस्टम को ही यूज़ करती है राशन फॉर्मुलेशन के लिए। नेट एनर्जी सिस्टम ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और जो हाई यील्डिंग काउज़ होती हैं बहुत ज़्यादा, जिनका यील्ड होता है 35-40 लीटर से ज़्यादा, उनके लिए हम इसे यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें अच्छे रिज़ल्ट मतलब इससे मिलते हैं। लेकिन TDN सिस्टम से हम मतलब जो मॉडरेट टाइप की जो गायें हैं जो 20 लीटर तक दूध देती हैं, उसे हम TDN सिस्टम से उसका राशन फॉर्मुलेट करेंगे, एनर्जी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करेंगे या नेट एनर्जी से सिस्टम से करें, तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। तो मेजर प्रॉब्लम जो होती है नेट एनर्जी सिस्टम से रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने में, उसमें यह आती है कि फ़ीड की जो नेट एनर्जी है वो बहुत सारे फ़ीड की हमें पता नहीं है, मतलब वो इतनी अवेलेबल भी नहीं है नेट पर या रिसर्च में। तो फ़ीड जिसके अंदर हीट इंक्रीमेंट कम होता है, TDN या मेटाबोलाइजेबल एनर्जी सिस्टम उस फीड के लिए अच्छा काम करते हैं, जैसे कंसनट्रेट है, साइलेज है, या ग्रीन फॉडर है, यंग ग्रीन फॉडर जो होता है। तो यहाँ पर हम TDN सिस्टम को ही देखेंगे और TDN सिस्टम से कैसे एनर्जी को मेज़र किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। TDN क्या होता है ये बताया भी गया था पहले कि 5 तरीके के न्यूट्रिएंट होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन। इसके बारे में ज़्यादा अगर आपको जानना हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं काउ न्यूट्रिशन वाली। तो हम TDN सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट पता करनी होती है कि काऊ की TDN रिक्वायरमेंट क्या है। अगर एक मैच्योर ग्रोन अप नॉन लैक्टेटिंग काऊ है 400 किलो की, तो उसकी जो ड्राई मैटर जो TDN की रिक्वायरमेंट होती है मेंटेनेंस के लिए, वो लगभग 3 किलो TDN उसे चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। 400 किलो की गाय है जो दूध नहीं दे रही है, ना ही वो ग्रो कर रही है, लेकिन सिर्फ अपनी बॉडी का वज़न उसे मेंटेन करके रखना है, तो उसे लगभग 3 किलो TDN चाहिए। अब अगर काऊ लैक्टेटिंग भी है, मतलब दूध भी दे रही है, तो उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस के लिए है ना, वो लगभग 15% बढ़ जाती है। तो TDN सिस्टम अप्रॉक्सीमेशन पे वर्क करता है, मतलब जैसे 50 किलो अगर बॉडी वेट इंक्रीज़ होगा एनिमल का, तो 350 ग्राम TDN उसमें बढ़ा दिया जाएगा इन एडिशन टू 3 kg। 400 किलो तो हमने पहले माना कि 400 किलो की गाय को 3 किलो चाहिए, तो अगर 50 किलो बॉडी वेट अगर ऐड हुआ, मान लो 450 किलो की गाय हो गई, तो आप उसमें 350 ग्राम TDN ऐड कर दें। लगभग ये 7 ग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से TDN इंक्रीज़ हो जाता है। अगर उसका वेट डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब 350 किलो की गाय रह गई, तो आप 6 ग्राम पर kg के हिसाब से TDN को कम करें। तो आपको जस्ट 400 किलो की गाय को 3 किलो की TDN देना है, ये याद रखना है। और इसके बाद जो फार्मूला बताया कि 350 ग्राम पर 50 kg पे ऐड कर दें या 7 ग्राम पर kg के हिसाब से ऐड कर दें, तो वो आप करते चले जाएं, जैसा यहाँ पर इस कैलकुलेशन में दिखाया गया है कि 480 kg की काऊ है, इसका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी रिक्वायरमेंट 400 + 80 करेंगे। 400 का हमें पता है 3 kg है, तो TDN 80 kg का कितना होगा, तो 7 को 80 से हम मल्टीप्लाई करके 560 आ जाएगा TDN। तो 300 + 3 kg + 560 ग्राम 3.56 kg TDN की रिक्वायरमेंट होगी एक 480 किलो की गाय को। अगर ये लैक्टेटिंग भी है तो हम इस मेंटेनेंस में 3.56 में 15% और जोड़ देंगे, तो इसकी जो TDN रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी मेंटेनेंस की, 4.1 kg। अब अगर वो पहली या दूसरी लैक्टेशन में है अपनी ज़िंदगी की, जो हीफर कहलाती हैं, क्योंकि अब वो ग्रो भी कर रही होती है हीफर, तो उसे 20% एक्स्ट्रा देंगे 4.1 kg का, मतलब उसमें 800 ग्राम और मिला देंगे। अगर वो पहली लैक्टेशन में है, दूसरी लैक्टेशन में है, तो हम उसे 10% एक्स्ट्रा देंगे, तो 400 ग्राम उसमें मिला देंगे। तो इस तरीके से ये ग्रोथ का भी राशन आपका या एनर्जी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट हो जाएगी। अब आपने मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए कैलकुलेट कर लिया है, तो अब हम मिल्क के लिए कैलकुलेट करेंगे। मिल्क को बनाने के लिए भी एनर्जी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है।
जो प्रोटीन बनता है, लैक्टोज बनती है, फैट बनती है, हर चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हमें किससे मिलती है? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट से। तो उसी को हम TDN में नापते हैं। फैट जो होता है वो सबसे ज़्यादा वेरिएबल चीज़ होती है मिल्क के अंदर। तो एनर्जी को फैट के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? FCM या फैट करेक्टेड मिल्क। ये क्या करता है? ये बेसिकली एडजस्टमेंट किया जाता है एनर्जी का अकॉर्डिंग टू द फैट कंटेंट ऑफ द मिल्क। तो अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गिवन अमाउंट ऑफ मिल्क एट कांस्टेंट फैट। अब इसे ऐसे समझिए यहाँ पर, जैसे एक भैंस है वो 8% फैट का दूध दे रही है और 5 लीटर दूध देती है, तो उसे उतना ही फीड चाहिए, उतनी ही फीड की एनर्जी चाहिए जितना एक गाय को चाहिए होगी जो कि 4% फैट का दूध दे रही है लेकिन 10 लीटर दूध दे रही है। तो 8% फैट 5 लीटर दूध बराबर है 10 लीटर दूध और 4% फैट के। ये रफली हमने एक यहाँ पर हिसाब लगाया। अब इसे एक्यूरेटली कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका एक फार्मूला होता है, ये है वो फार्मूला। 4% FCM इक्वल टू 0.4 मिल्क इन kg प्लस 15 फैट इन kg। अगर 400 किलो की गाय है, 15 किलो दूध दे रही है, 3.5% उसका फ़ैट है, तो हम इसे करेक्ट करेंगे 4% के लिए। अब कैसे करेंगे कि 0.4 हमने यहाँ से लिया, मिल्क हमारा 15 किलो है, प्लस 15 इंटू फैट इन kg यहाँ पे लेना है, तो 3.5% फैट है। 3.5% का मतलब है 1 किलो में 35 ग्राम। तो 3.5 इंटू 15/100 कर देंगे हम यहाँ पर। तो हमारा जो मिल्क आएगा वो कितना आएगा? 3.875 kg। तो जो 15 किलो दूध है उस गाय का, जो 3.5% फैट मतलब दूध में जिसके आ रहा है, तो अगर 4% फैट आने लगेगा तो ये दूध कितना हो जाएगा? 15 से कम होके ये 13.875 पे आ जाएगा। अब 1 kg 4% FCM के लिए हमें 330 ग्राम TDN चाहिए। तो टोटल TDN की रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी उसकी? 0.33 इंटू 13.875। तो ये जो गाय होगी जो 3.5% फैट का दूध दे रही थी, 15 किलो दूध, तो इसे टोटल 4.57 kg ऑफ TDN की रिक्वायरमेंट होगी दूध के लिए। और मेंटेनेंस के लिए कितनी रिक्वायरमेंट थी? 3 kg TDN तो इसे चाहिए ही था क्योंकि 400 किलो की गाय है। 15% क्योंकि दूध दे रही है तो एक्स्ट्रा हमने उसमें मेंटेनेंस को वो जोड़ा। तो टोटल कितना आ गया? 3.545 kg TDN उसके मेंटेनेंस के लिए और 4.57 kg TDN उसके मिल्क के लिए। तो टोटल इसे 8 किलो TDN आपका चाहिए। यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे हमने यहाँ पर TDN कैलकुलेट किया, एनर्जी रिक्वायरमेंट काऊ की कैलकुलेट की, तो ये बफेलो का एग्जांपल है। 400 kg की बफेलो है जो कि 12 लीटर दूध दे रही है, 7% उसमें फ़ैट है। यहाँ पे अब इस वीडियो को पॉज कर दीजिए आप और अपना कॉपी पेन लेके बैठिए और इसी तरीके से जैसे मैंने FCM काऊ का कैलकुलेट किया है इसकी रिक्वायरमेंट के साथ, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट और उसके साथ, वो आप अपना कैलकुलेट कीजिए। जब आप कैलकुलेट कर लें तो दोबारा प्ले कीजिए और देखिए ये ठीक आपने कैलकुलेट किया या नहीं किया। तो 4% FCM 0.4 इंटू मिल्क इन kg प्लस 15 इंटू फैट इन kg, तो ये आ जाएगा हमारा 17.4 kg। तो इसका मतलब ये है कि जो बफेलो 12 लीटर मिल्क दे रही है जिसका फ़ैट परसेंटेज 7 है, तो वो उतने मिल्क के बराबर होगा, लगभग 17.5 लीटर मिल्क के बराबर होगा जिसका फ़ैट परसेंटेज 4 है। मतलब इन दोनों को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या TDN की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम कैलकुलेट करें मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट और उसमें ऐड कर दें मिल्क की रिक्वायरमेंट को 400 किलो की बफेलो के लिए। अब 400 किलो की जो बफेलो है उससे 3 kg TDN चाहिए, वो हमें पता ही है 400 किलो के लिए इतना चाहिए होता है। अगर ये 400 किलो से ज़्यादा होती या कम होती तो हम इसमें घटा बढ़ा देते उसी हिसाब से जैसे पहले बताया, 7 ग्राम पर kg या फिर
6 ग्राम पर केजी के हिसाब से कम करेंगे और 7 ग्राम पर केजी के हिसाब से बढ़ाएंगे अगर 400 से ज़्यादा की होगी तो। और उसमें एक्स्ट्रा 15% जोड़ेंगे क्योंकि ये लैक्टेशन में है। तो कितनी हो जाएगी टोटल 3.45 केजी TDN की रिक्वायरमेंट इसकी मेंटेनेंस की होगी। 330 ग्राम TDN हमें 4% FCM के लिए चाहिए, तो 0.33 इंटू 17.4 केजी, तो 5.74 केजी TDN फॉर मिल्क। तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए इतना चाहिए। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 9.2 केजी TDN की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको बताने के लिए, जैसे जैसे फीड इनटेक बढ़ता है ना, हाई यील्डिंग काउज में, हाई यील्डिंग बफेलोज में उनकी डाइजेस्टिबिलिटी कम होती जाती है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा फीड की रिक्वायरमेंट होती है, एक्स्ट्रा फीड दिया जाता है। अगर 20 लीटर से ज़्यादा एनिमल दूध दे रहा है तो उसे 3% एक्स्ट्रा फीड दिया जाता है, जितना भी वो कैलकुलेट हो रहा है उससे ज़्यादा। जितना जैसे हमने 9.2 केजी कैलकुलेट किया तो इसमें 3% हम एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे। अगर एनिमल प्रेग्नेंट है, आखिरी के 3 महीने में का प्रेग्नेंट एनिमल है, तो उसमें लगभग 1.1 केजी TDN एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो इसे एक्चुअली कंसंट्रेट कर देते हैं, मतलब कंसंट्रेट को बढ़ाया जाता है। फाइबर तो क्योंकि वो खा नहीं सकता है, वैसे ही उसका ड्राई इनटेक कम हो जाता है। जितने भी केसेस होते हैं, डाइजेस्टिबिलिटी जो होती है फीड इंग्रेडिएंट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसे कंसीडर करना चाहिए प्रायोरिटी पे। फीड हमेशा पैलेटेबल हो, मतलब एनिमल को उसका पैलेटेबिलिटी हो, उसका जायका अच्छा लगे खाने में, और उसे प्रॉपर टाइम पे दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप सुबह को 7:30 बजे दे रहे हैं, किसी दिन सुबह 5:30 बजे दे रहे हैं, किसी दिन 7 बजे दे रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक होती है एनिमल की, वो मेंटेन रहनी चाहिए, और मिनिमम 45% रफेज तो एनिमल को देना ही चाहिए। ये सब बातें मैंने काऊ फीडिंग वाली वीडियो में भी आपको बताई हैं। 3 से 4 लीटर तक की जो रिक्वायरमेंट होती है वो नॉर्मल फाइबर डाइट से पूरी हो जाती है, जो भूसा या ग्रीन वगैरह देते हैं उससे। 1 केजी जो TDN होता है उसके अंदर लगभग 3.6 मेटाबोलाइजेबल एनर्जी रहती है। अब हम ये देखते हैं कि एक 400 किलो की गाय जो 15 लीटर दूध दे रही थी, 3.5% उसके अंदर फैट था उस दूध के अंदर, उसे 8 किलो TDN की रिक्वायरमेंट थी। तो अब फीड कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके हिसाब से? अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 2.5% ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से हम इस काऊ की फीडिंग कराते हैं, तो 10 केजी ड्राई मैटर की रिक्वायरमेंट होगी इसे। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है हमारे पास, हम या तो ग्रीन और कंसनट्रेट दे दें, दूसरा यह है कि लेग्यूम, भूसा और कंसनट्रेट दें, लेग्यूम मतलब बरसीम, और तीसरा क्या है स्ट्रॉ प्लस कंसनट्रेट। अब कोई भी एक डाइट हमारे पास हो सकती है। अगर हम पहला ऑप्शन लें यहाँ पर, तो हमें दोनों चीज़ें ध्यान में रखती हैं, हमें उसका TDN भी पूरा करना है और वो TDN विद इन दी ड्राई मैटर हमें पूरा करना है। 10-15% जो ड्राई मैटर है वो चल जाता है, मतलब ऊपर नीचे, लेकिन TDN उतना उसे पहुंचना चाहिए। तो मेज़ फॉडर अगर है जिसके अंदर 20% ड्राई मैटर है, तो 60% की ड्राई मैटर की रिक्वायरमेंट हम मेज़ फॉडर से पूरी करेंगे जो फॉरेज होगा। तो 30 किलो मेज़ फॉरेज हम उसे देते हैं। तो 30 किलो में अगर हम 30 किलो को कैलकुलेट करें, ऊपर वाले टेबल, ये वाले टेबल आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर कैलकुलेशंस की हैं। तो इसमें 13% TDN है। यहाँ पर अगर देखें आप मेज़ फॉडर में 13% TDN है, तो इससे हमें 3.9 केजी TDN मिल जाता है। 8 केजी की हमें रिक्वायरमेंट थी, तो कितना बचा टोटल? 8 माइनस 3.9, 4.1 केजी कंसनट्रेट बचा, जो कि हम TDN बचा, जो कि हम कंसनट्रेट से एनिमल को प्रोवाइड करेंगे। अब कंसनट्रेट कैसे बनाएं? अब हमें कंसनट्रेट ऐसा चाहिए जिसके अंदर लगभग 75% TDN हो और 14% DCP हो। अब अगर हम मेज़ को लें, वीट, मेज़, कॉटन सीड केक, मस्टर्ड केक, ऑयल और सॉल्ट और मिनरल मिक्सचर, उन्हें अगर इन अमाउंट्स में मिलाएंगे 35-35, 15, 10, 2, 1 और 2, तो हमें जो TDN मिलेगा वो लगभग 76.55 TDN मिलेगा, और DCP भी हमारा 14 से ज़्यादा होगा, लगभग 15% के करीब। तो 4.1 केजी TDN वहाँ बचा था जो हमें देना था। 3.9 तो ग्रीन फॉडर से हो गया था। तो 4.1 के लिए हमें कितना देना पड़ेगा?
कंसनट्रेट 100/76.5, क्योंकि यहाँ पे 76.5% TDN है इस कंसनट्रेट में। तो लगभग हमें 5.5 किलो के करीब ये वाला कंसनट्रेट एनिमल को खिलाना पड़ेगा, तब जाके उसकी डाइट पूरी हो जाएगी। तो ये ड्राई मैटर कितना आया 10.8, और हमारा कितना हमें देना था ड्राई मैटर, वो लगभग 10 kg उसे देना था एनिमल को। तो वो लगभग इससे पूरा हो जाएगा, उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और उसकी ड्राई मैटर इनटेक कैपेसिटी के अंदर ये आ जाएगा। अब हम लेग्यूम और भूसे का एग्जांपल देख लेते हैं कंसनट्रेट का। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला किया ना, अब आप वीडियो पॉज करके खुद कैलकुलेट कीजिए। लेग्यूम का मतलब है बरसीम, पीछे जाइए, बरसीम को देखिए कि बरसीम में कितना होता है, भूसे के अंदर कितना होता है ये TDN वगैरह, और उससे आप खुद कैलकुलेट कीजिए। बाकी आगे मैंने यहाँ पर ये कैलकुलेशन दिखाई है, बरसीम के अंदर भी उसी तरीके से कैलकुलेट किया और भूसे के अंदर कैलकुलेट किया। तो टोटल हमारे पास हमें कितना मिला 3.6 kg हमें ड्राई मैटर मिल गया, और बरसीम और भूसे से कितना हमें TDN मिला 2.9 kg। तो अब हमें 5.1 kg की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम कंसनट्रेट। तो कंसनट्रेट हमें कितना खिलाना पड़ेगा, लगभग 6.5 किलो। 6.5 किलो हम कंसनट्रेट उसे खिलाएंगे और लगभग 10 किलो बरसीम और 4 किलो भूसा, तो उससे उस एनिमल की वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है स्ट्रॉ और कंसनट्रेट का। स्ट्रॉ में क्या करते हैं, अगर हमारे पास सिर्फ भूसा है तो भूसे के अंदर हम कॉटन सीड केक मिला लेते हैं। मतलब जैसे 6 किलो भूसा लिया हमने, उसके बाद 1 किलो उसमें कॉटन सीड केक मिलाया और आधा किलो के करीब गुड़ मिला देते हैं, ताकि वो ग्रीन की न्यूट्रिशियस उसमें वो भूसा आ जाए लेवल में। तो इसका ड्राई मैटर 6.8 हो गया, और इसके अंदर जो TDN मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, लगभग 3.1 kg। बाकी का जो 8 - 3.1 4.9 kg जो कंसनट्रेट होगा TDN होगा, वो हमें किससे चाहिए होगा, कंसनट्रेट से। तो 4.9 kg TDN हमें वो बच गया था भूसा देने के बाद और गुड़ और कॉटन सीड देने के बाद। तो वो जो बाकी बचा है वो हमें कंसनट्रेट से पूरा करना है। तो हमें कितना कंसनट्रेट देना पड़ेगा, लगभग 6.5 किलो। तो 6.3 + 5.7, तो 12 kg के करीब हमें ड्राई मैटर इसे देना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं ना हम कि गुड़ वगैरह दे के भूसे की पैलेटेबिलिटी बढ़ाई जाती है, मतलब उसका जायका बढ़ाया जाता है ताकि एनिमल उसे कंज्यूम कर ले। इसी वजह से भूसे को थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है हाई यील्डिंग एनिमल्स में, क्योंकि वो ड्राई मैटर को बढ़ा देता है और उससे इतनी न्यूट्रिएंट वैल्यू उसकी इतनी होती नहीं है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर आपको एनर्जी थोड़ी सी डाउन लग रही हो, तो बाईपास फैट को और ग्रीन फॉडर को इंक्रीज़ करना वहाँ पर मस्ट हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ा सा टॉपिक ऐसा था कि मतलब इसे 2-3 बार आप देखेंगे, इसे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा इसे कैलकुलेट करना। बाकी कोई क्वेरीज़ वगैरह हो तो आप इसमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू।